आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण रोजगार कानून पर सियासी घमासान, शिवराज का कांग्रेस पर पलटवार, मगरमच्छ के आंसू, शिवराज पर तंज। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान, मनरेगा को केंद्र में रख कांग्रेस का व्यापक संघर्ष। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट पर डिप्टी सीएम दिग्विजय सिंह का पलटवार, पोस्ट डिलीट करना राजनीतिक मजबूरी, पीएम और बीजेपी की तारीफ पर सियासी हलचल। उन्नाव रेप केस पर कांग्रेस प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद का हमला, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ट्रांसफर, कांग्रेस नेताओं पर देश के प्रति समर्पण न होने का आरोप। खोडलधाम ट्रस्ट का एक बड़ा ऐलान, कोर कमेटी बैठक में लिया गया अहम फैसला, देश विदेश में खोडलधाम विस्तार की तैयारी, सूरत और लंदन में बनेंगे खोडलधाम मंदिर। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं वीबीजी राम बिल पर कानून को लेकर कांग्रेस पर केंद्र सरकार ने करारा हमला बोला है। जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, वहीं भाजपा सांसद ने विपक्ष पर कानून को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीण रोजगार को लेकर केंद्र सरकार के लिए नए कानून, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव तेज हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं एक तरफ कांग्रेस इस कानून को मजदूर विरोधी बता रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा अधिकार, सम्मान और पारदर्शिता देगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों के अधिकार, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ग्रामीण भारत और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। चौहान ने साफ कहा कि मांग पर आधारित रोजगार व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसे और भी सशक्त बनाया गया है। योजना का स्वागत करना चाहिए। ये गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार, एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है, स्थान दिया है पूरा। कांग्रेस तो गांधी जी के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती रही है। बात करें, राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे लेकर विरोध करने वाली है। वहीं सीडब्ल्यू की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बैठक में हमने शपथ ली, हमने योजना को केंद्र में रखते हुए देशव्यापी व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाते हुए 5 जनवरी से MGNRIGA बचाओ अभियान शुरू करेगी। डब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक
बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा तो ये अच्छा होगा। पढ़ लीजिएगा सर, सर्कुलेट भी हो गया सर, हो जाएगा, कर देंगे तो एक बार ही पढ़ लीजिए। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा। बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रधानमंत्री और भाजपा संगठन की तारीफ करने वाले पोस्ट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के स्वामी विवेकानंद के सपने को साकार करने वाले कर्मयोगी हैं। उनके द्वारा हर कार्य देश को गौरवान्वित करता है। विजय सिन्हा ने कहा, दिग्विजय सिंह का पोस्ट डिलीट करना उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। वो अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा संगठन की तारीफ की थी, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। इस पर सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी के दबाव में आकर पोस्ट डिलीट करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी 21वीं भारत स्वामी विवेकानंद जी के सपना को साकार करने वाले कर्मयोगी हैं और उनके द्वारा हर कार्य देश को गौरवान्वित करता है। शशि थरूर ने कहा है सर, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी 21वीं भारत स्वामी विवेकानंद जी के सपना को साकार करने वाले कर्मयोगी हैं और उनके द्वारा हर कार्य देश को गौरवान्वित करता है। शशि थरूर ने कहा है सर, प्रधानमंत्री। बात करें उन्नाव रेप केस मामले में अभियुक्त की जमानत के बाद कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसका कोई तुक नहीं है, बिना माने मतलब का है। उसके नेता का भारत के प्रति कोई समर्पण नहीं है। वह भारत में ही बोलते हैं और विदेश में भी जाके उसका उल्टा सीधा बोलते हैं। उनकी राष्ट्रीयता न के बराबर है। इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की जनता रिजेक्ट कर दी, जनता वोट नहीं दे रही है। जनता पूर्व के कारनामों के ऊपर फिर बाहर आना जाना कहने की क्या जरूरत है। जो प्रदर्शन है उसका कोई तुक नहीं है, बिना माने मतलब का है। उसके नेता ही जो हैं या भारत के प्रति उनका समर्पण नहीं है। वह भारत में तो कुछ बोले न बोले अलग बात है, विदेशों में भी जाते हैं तो भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे उनके अंदर जो राष्ट्रीय भाव है, राष्ट्रीयता है, वो न के बराबर है। इसका सीधे सीधे जीता जागता उदाहरण है। और एक का बात नहीं है, अनेकों बार जब भी वो विदेश जाते हैं तो भारत के प्रति उनका भरास निकलता है। और यहाँ की जनता रिजेक्ट कर दी,
जनता आपको वोट नहीं दे रही है, जनता आपके पूर्व के कारनामों के ऊपर माने थूक रही है, तो फिर आप उसके बाद जाकर के बाहर अनाप शनाप कहने क्या। बुलंदशहर में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सामने आए धर्मांतरण के मामले में विरोध के चिकित्सक, छात्रों और डॉक्टर ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला। बुलंदशहर स्थित कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च भ्रूण चौराहे पर जाकर समाप्त हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र, चिकित्सक और आम नागरिक भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण व लव जिहाद के मामलों में चिंता व्यक्त की जा रही है। वहीं कैंडल मार्च की अगुवाई कर रहे डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने कहा, ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चिकित्सकों ने एक स्वर में मांग की कि दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। हमारे बुलंदशहर के बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, इसके मेडिकल स्टूडेंट और फैकल्टी इसकी एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये रोष है जो पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त हुआ है लखनऊ की KGMU की घटना से। ये शिक्षा के केंद्र हैं और विशेष रूप से चिकित्सा की शिक्षा, जहां लोगों की जीवन को बचाने की, जीवन की रक्षा करने की शिक्षा मिलती है और ये सभी लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। लेकिन ऐसे संस्थानों में भी इस तरह की षड्यंत्रकारी गतिविधियाँ होंगी, सांप्रदायिक घटनाएँ होंगी, लक्षित हिंसा करने का जो कुत्सित मानसिकता है उसका प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से ये लव जिहाद का जो इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा सभी जगह बनाया है, उसको अगर वो मेडिकल कॉलेज को भी उसके लिए निशाना बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। और इसको न केवल चिकित्सक समुदाय बल्कि जन समाज की चिंता का ये विषय बनना होगा। सरकार को भी, प्रशासन को भी लखनऊ वाली घटना में तो कठोर कार्रवाई करनी ही है, लेकिन इस तरह के दरिंदे, इस तरह के जिहादी कट्टरपंथी हर संस्थान में है, हर कॉलेज में है। कोई मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, वो सॉफ्ट टारगेट बना करके पहले अपना निशाना साधते हैं और फिर इसको अंजाम देते हैं। तो हमारी इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जो स्टूडेंट हैं उनको भी सतर्क रहना होगा और प्रशासन और जो भी कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रबंधन होते हैं उनको भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने अरावली मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह आंदोलन वास्तव में अरावली से जुड़ा नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। रामलाल शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार अरावली क्षेत्र को लेकर गंभीर है। अब अरावली क्षेत्रों में खनन के पट्टे कम दिए गए हैं और खनन गतिविधियों में भी कमी आएगी। अरावली के को लेकर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर विरोध दर्ज कराने का काम अरावली के नाम पे कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। कल सचिन पायलट ने जयपुर के अंदर कार्यक्रम किया, आज डोटासरा और जूली अलवर के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई है, सिर्फ मुद्दा अरावली का बनाना चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि 2002 के अंदर अरावली 100 मीटर से नीचे मानी नहीं जाएगी, 100 मीटर के ऊपर को अरावली मानी जाएगी। ये गहलोत साहब की डेफिनेशन है, परिभाषित करने का काम उन्होंने किया। 2002 से लेकर अब तक खनन उसी आधार पे पट्टे जारी किए गए और अब जो डेफिनेशन आई है उससे प्रदेश में नहीं, चारों राज्यों में अरावली क्षेत्र में खनन के पट्टे अब कम दिए जाएंगे। खनन अब कम होगा क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच के 500 मीटर को भी अरावली क्षेत्र माना गया है। इस आधार पे अब वर्तमान में जितना खनन हो रहा है उससे आने वाले समय में कमी होगा। बात करें खीरोद में अरावली बचाओ पर्यावरण बचाओ विषय पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि इस क्षेत्र की आस्था, अस्तित्व और पर्यावरण, जल संरक्षण और जैव विविधता का आधार है। हाल ही में 20 नवंबर 2025 को केंद्र सशक्त समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने चिंता जताई कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों को ही अरावली मानने और 500 मीटर के दायरों में आने वाले पहाड़ों को वन संरक्षण से बाहर रखने का आदेश खनन माफियाओं के लिए रास्ता
रास्ता खोल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति के जरिए अरावली को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। सभा में प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हवाला देते हुए हसदेव छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, नागालैंड और झारखंड के जंगलों के उदाहरण दिए गए और कहा गया कि इसी तरह अरावली को भी खतरे में डाला जा रहा है। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई नहीं करता और सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो वे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लोगों के साथ लेकर गांधीनगर को और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे और हर मोर्चे पर संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। पुलिस मंथन 2025 सम्मेलन में महिला अपराध, बाल और मानव तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रमुख कार्यों और चुनौतियों पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए, जहां एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन पद्मा चौहान ने मिशन शक्ति केंद्र और जागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पारिवारिक विघटन, लैंगिक अपराधों और बलात्कार के मामलों में कानूनन प्रवर्तन से जुड़े समाधान पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उपलब्धियों और भावी कार्य योजना पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से महिलाओं और बाल सुरक्षा से सकारात्मक बदलाव, पारिवारिक विवाद समाधान क्लिनिक तथा बहु बेटियों के सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। दूसरे सत्र में एडीजी गोरखपुर जोन अशोक मुथान जैन ने संबंधित मुद्दों पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। मनपा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं एनसीपी नेता जुशान सिद्दीकी ने कहा, सुनील तटकरे की लीडरशिप में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग अभी खत्म हुई है। हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की। एनसीपी पूरे मुंबई में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम अकेले चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है और मुंबई का मेयर एनसीपी का ही होगा। कोर कमेटी की मीटिंग सुनील तटकरे साहब के नेतृत्व में अभी खत्म हुई। उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। मुंबई शहर में अलग अलग इलाकों में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है और हमारी ताकत है अकेले लड़ने की, मगर आखिर में तो फैसला हाईकमांड लेगी। और मगर हमारे कार्यकर्ताओं को हमने तैयार रखा है और हम जरूर लड़ेंगे और बीएमसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा जरूर लहराएंगे। कितने सीटों पर तैयारी जो है वो एनसीपी की ओर से की जा चुकी है और कितनों पर आने वाले दिनों में की जाएगी? एग्जैक्ट नंबर तो अभी हाईकमांड फैसला लेगी। बहुत सारे जो सीट्स थी उस पर हमने डिस्कशन की है और हमारी राय लिया जा रही है। मगर एक एक जो पॉकेट्स है उस पर अलग अलग लोग को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तो आगे वाले समय में यादियां आएगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी, बहुत सारी पार्टीज ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया नामांकन का, तो मुझे लगता है 2-3 दिन बीत गए हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि हम लड़ने की पूरी ताकत रखते हैं और आजकल में जरूर हमारी, देखिए हमारी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और संगठन पर कब्जे को लेकर अंदर खाने कलह अब खुलकर सामने आने लगी। वहीं गया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने पार्टी संगठन और मुख्यालय की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, वर्षों से पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा के लिए काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा है। उसमें कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 20 से 25 वर्षों तक बिना किसी पद या लाभ की अपेक्षा के पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन अब वही कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में बैठे कुछ लोगों की वजह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। गया जिले में जिला अध्यक्ष पर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए अपमान के आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को पार्टी मुख्यालय तक ले जाया गया, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के जिला प्रवक्ता ने बताया कि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनूप चंद्रवंशी ने भी कहा कि जिला अध्यक्ष कार्यक्रमों में सूचना नहीं देते, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते, जिससे संगठन में रोष और निराशा बढ़ रही है। खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट ने धार्मिक विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां खोडलधाम कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सूरत में एक भव्य खोडलधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। वहीं विदेशी धरती पर भी यानी कि लंदन में भी खोडलधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस संबंध में
खोडलधाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने कोर कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अहमदाबाद में खोडलधाम कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी भवन निर्माण की योजना विचार किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य देश और विदेश में खोडलधाम की संस्कृति और धार्मिक पहचान को और सशक्त करना है। बीसीसीआई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी आयुष महात्रे करेंगे, जबकि विहान मल्होत्रा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे। वहीं अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो 15 जनवरी से 6 जनवरी तक खेला जाएगा। विश्व कप की मेजबानी नामीबिया मिलकर करने वाले हैं। उससे पहले भारतीय अंडर-19 टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां उसे 3 वनडे मैच खेलने होंगे। यहां वनडे सीरीज 3 जनवरी से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। सूरत शहर के वेशु क्षेत्र में नंदिनी परिवार सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिला। हरिद्वार निवासी आचार्य पवन नंदन महाराज के मुखारविंद से कथा का भावपूर्ण रसपान कराया गया। कथा के दौरान सुखदेव जी के आगमन और कपिल देवहूति चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं कथा का लाभ लेने के लिए उपस्थित रहे। कथा वाचन के दौरान आचार्य पवन नंदन महाराज ने जीवन के नैतिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मानव जीवन ईश्वर की अमूल्य देन है, जिसका सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। महाराज ने आत्मचिंतन पर जोर देते हुए कहा, कभी कभी एकांत में बैठकर अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे चेतना की जागृति होगी। इसके साथ ही महाराज ने महाभारत की प्रेरणादायी कथाओं का उल्लेख करते हुए धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व का सरल शब्दों में समझाया। कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भक्तिभाव में लीन नजर आए। पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला। पंडित जी का बहुत ज़्यादा आनंद आया। आनंद इसलिए आया क्योंकि भगवत भक्ति में डूब गई मैं, बहुत अच्छा लगा। और आज की बात से ये लिया मैंने, भगवान जिसको प्रेम करते हैं उनके चरण पादुका को भी अपने सिर पे रखते हैं। और जब भगवान प्रेम में चरण पादुका सिर रख लेते हैं तो हमें भी वैसी ही भक्ति करनी है कि भगवान हमें भी अपने सिर पे बिठा के रखें। बहुत बहुत आनंद आया, बार बार भाव विभोर हुई मैं। परीक्षित को जब श्राप लगा तो परीक्षित सुखदेव भगवान के मुखारविंद से मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं। तो मरने वाले व्यक्ति को करने वाला कर्तव्य क्या है, इस प्रश्न को मद्देनजर करते हुए सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा जो कही, सुखताल क्षेत्र में बैठकर 7 दिन तक परीक्षित को जो सुनाई, वही कथा श्रीमद् भागवत की कथा है। उसी का आज दूसरा दिन था, कल उसका तीसरा दिन है। परसों चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। ये तो इन्हीं को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कथा है ये मनुष्य को जागृति देती है। और जब जागृत मनुष्य होता है तो उसके जीवन में न पाप होते हैं, न अधर्म होता है, न अनाचार होता है, न दुराचार होता है। उसके द्वारा जीवन में सत्कर्म होते हैं। सत्कर्म, सतमार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसका उत्थान होता है। उत्थान का ये मार्ग है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सबको सुनना अवश्य चाहिए। एक बार आप कथा के पंडाल में आकर सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा, उसका अनुभव होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ठीक है, आप मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं, लेकिन पंडाल में आकर जब आप कथा श्रवण करते हैं तो उसकी अनुभूति आपको मिलेगी। ये मेरा हाथ जोड़कर आप सब सूरत वासियों से निवेदन है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।